क्योंकि आपके साथ बहुत लोगों का उम्मीद जुड़ा हुआ, ये बात को समझिए। इसीलिए करके शेष जो बचा हुआ, जो भी 40 घंटा 45 घंटा बचा हुआ है, उस घंटा में आप बेहतर करने का प्रयास करिए। ठीक है साहब, चलिए स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर जल्दी से चले जाएंगे तो फिर जल्दी से कुछ डाटा तैयार हो जाए फिर तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, बिहार का ये आर्थिक सर्वेक्षण है। आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में हम बताए बजट वाले में कि आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है, जो पिछले वर्ष का जो भी आय और व्यय होता है उसका लेखा जोखा होता है, ये होता है आर्थिक सर्वेक्षण। और बजट के बारे में बताए थे कि वो आगामी आय और खर्च का लेखा जोखा होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंसेज ये है। तो बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण होगा वो होगा कितना का, 2021 और 22 का होगा ना, क्योंकि आपका बजट था 2022 और 23 का, तो 22 और 23 का था ना बजट। तो इसका मतलब आर्थिक सर्वेक्षण होगा 2020-21 का होगा, 20-21 का होगा, 20-21 का होगा। ठीक है ना, 20-21 का होगा। चलिए अब देखिए, यहाँ से सवाल देखिए, 1-2 सवाल पूछने का चांस रहता है कि कुल मिलाकर के 6-7 सवाल यहाँ से क्रिएट होता है, जिसमें 1-2 सवाल आपको केंद्र का बजट से, 1-2 सवाल केंद्र के आर्थिक सर्वेक्षण से, 1-2 सवाल बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से और 1-2 सवाल बिहार के बजट से दे दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के 6-7 सवालों का संग्रह हो जाता है। तो कम से कम अगर मान लीजिए कि केंद्र बजट अभी नहीं पढ़ पाए, प्रयास रहेगा कि केंद्र का बजट कल सुबह तक में बिल्कुल करवा देंगे। और अंतिम टाइम में पढ़ने का चीज़ भी है, कल आपको भर दिन टाइम है, भर रात का टाइम है, 24 घंटा में 1 घंटा का वीडियो आराम से आप कवर कर सकते हैं 1-1.5 घंटा देख करके। चलिए, क्योंकि आप नया चीज़ पढ़ने का टाइम है नहीं, यही चीज़ पढ़ के आपको जाना है। चलिए, तो देख लेते हैं आर्थिक सर्वेक्षण में कि आपको बताए थे कि बजट जो पेश किया गया था 2022-23 का, वो कितना तारीख को किया गया था, कितना, 28 फरवरी को। कब किया गया था, 28 फरवरी 2022 को किया गया था। लेकिन जो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है वह 25 फरवरी 2022 को उपराष्ट्रपति उप मुख्यमंत्री, ये रात का करिश्मा है, उप मुख्यमंत्री और सह वित्त मंत्री, मतलब उप मुख्यमंत्री भी बिहार के उस समय ये तत्कालीन थे और वित्त मंत्री भी थे, तारकिशोर प्रसाद। कौन थे, तारकिशोर प्रसाद। ये 16वां आर्थिक सर्वेक्षण को क्या किए थे, पेश किए थे। 16वां आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किए थे, जबकि बजट जो था वह 17वां था, बजट जो था 17वां था। चलिए अब देखिएगा कि 2020-21 में बिहार का सकल राज घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं हम लोग जीएसडीपी, सकल राज घरेलू उत्पाद, वो कितना प्रतिशत दर्ज की गई, 2.5 यानी 2.5% की वृद्धि दर्ज की गई। अब देखिए उसमें क्या था कि सारे आगामी वाले चीज़ था कि इतना अनुमान लगाया गया, इतना अनुमान रखा गया, इतना लक्ष्य रखा गया। लेकिन इसमें क्या है कि सारे घटनाएं क्या हो चुकी हैं, घटित हो चुकी हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि 2020-21 में बिहार का जो सकल राज घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी जो है ना, उसमें जो वृद्धि दर्ज की गई है कितना, 2.5% की। आपको पता है कि ये वृद्धि जो है बहुत मायने रखता है। कारण है कि ये वृद्धि तो बहुत कम है, लेकिन अगर भारत के बनस्पत देखें तो उस टाइम के लिए ये बहुत बड़ी है, क्योंकि भारत का जो अर्थव्यवस्था था बढ़ने के बदला, वृद्धि होने के बदला और माइनस में चला गया था, -7 के आसपास चला गया था, सिकुड़ गया था, मतलब वृद्धि करने के बदला और घट गया था। लेकिन बिहार ऐसा राज्य था जहां पर वृद्धि अगर नहीं हो, क्या कहते हैं, ज़्यादा वृद्धि नहीं हुआ, लेकिन 2.5% की यहाँ पर क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी, क्योंकि कोरोना के क्रम में पूरे दुनिया का ही अर्थव्यवस्था लचर हो गया था। ठीक है, जिसके कारण इसका प्रभाव बिहार पर भी रहा। लेकिन फिर भी बिहार का जो अर्थव्यवस्था है वो सकल राज घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज किया, 2.5। इस डाटा को याद रखिएगा, वृद्धि 2020-21 का 2.5। चलिए अब देखिए, ये जो डाटा है ना, 2 मूल्य पर स्थित होता है। एक होता है वर्तमान मूल्य पर डाटा होता है और एक होता है स्थिर मूल्य पर। एक होता है वर्तमान मूल्य पर और एक होता है स्थिर मूल्य पर। देखिए वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य, ये टॉपिक जो है
थोड़ा सा लंबा है, और इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं, जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तब ज़्यादा इसमें विभेद कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा समझाएंगे ना तो फिर एडजेक्टिव फिगर को आप याद रखने में पता चलेगा कि 2 घंटा का वीडियो हो गया उतना समझाने में, ठीक है। इसी लेकर के इसको थोड़ा सा हम लोग स्किप करते चलेंगे अभी के लिए फ़िलहाल, बाद में फिर हम लोग समझा देंगे कि क्या होता है वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य और किस प्रकार से इसको निकालते हैं। चलिए, बिहार का जीएसडीपी, बिहार का जीएसडीपी जिसको क्या बोलते हैं, सकल राज घरेलू उत्पाद, ठीक है ना। तो 2020-21 का ये डाटा है, वो वर्तमान मूल्य पर कितना रहा, याद रखिएगा 618.63 हज़ार करोड़, कितना है 618.63 हज़ार करोड़, ठीक है ना। ये हो गया वर्तमान मूल्य पर। तो पूछा जाएगा कि बिहार का सकल राज घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 2020-21 में कितना रहा, तो क्या बोलेंगे 618.63 हज़ार करोड़, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगर पूछेगा स्थिर मूल्य पर, देखिए इस फिगर को याद रखिएगा 618 हज़ार करोड़, ठीक है ना। आगे वाले फिगर को जरूर याद रखिएगा, फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य पर कितना रहा 419.88 हज़ार करोड़, 419.88 हज़ार करोड़, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए बिहार का एनएसडीपी यानी निवल राज घरेलू उत्पाद, ये जो था डाटा ये था सकल राज घरेलू उत्पाद पर, और ये जो डाटा है एनएसडीपी यानी निवल राज घरेलू उत्पाद पर। अभी हम पहले ही बता दिए सकल राज घरेलू उत्पाद और निवल राज घरेलू उत्पाद क्या है, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए, इसीलिए करके इसको अभी स्किप करके चलेंगे हम। चलिए, अब देखिएगा ये जो था ना निवल, देखिए शब्द को याद रखिएगा, अगर निवल शब्द जोड़ दे तब बोलेंगे 566.47 हज़ार करोड़, 566.47 हज़ार करोड़। अगर इसको हटा दे निवल के जगह पर दे सकल, सकल में 618, सकल में 618.63 और निवल में 566.47 हज़ार करोड़, ठीक है। ये तो हो गया वर्तमान मूल्य पे। अब स्थिर मूल्य पे चले आइए, तो स्थिर मूल्य पर जो है 379.55 हज़ार करोड़, कितना है 379.55 हज़ार करोड़। तो एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि बिहार का जीएसडीपी जो था वो वर्तमान मूल्य पर कितना 618.63 हज़ार करोड़, और पूछेगा कि स्थिर मूल्य पर तो 419.88 हज़ार करोड़, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद निवल राज घरेलू पर पूछ दे एनएसडीपी पर वर्तमान मूल्य 566.47 हज़ार करोड़, और पूछ दे स्थिर मूल्य पर तब क्या बोलेंगे 379.55 हज़ार करोड़, ठीक है ना साहब। चलिए, इतना चीज़ है। उसके बाद देखिए प्रति व्यक्ति जीएसडीपी, प्रति व्यक्ति जीएस छूट गया है, उल्टा लिखा गया, जीएसडीपी होता प्रति व्यक्ति, जीएसडीपी यानी प्रति व्यक्ति के हिसाब से। ये तो हो गया पूरा बिहार का, अगर प्रति व्यक्ति के हिसाब से निकालेंगे तब ये हो जाएगा 50,555 रुपया। इस डाटा बड़ा VVI है, इसको याद रखिएगा, 50,555 प्रति व्यक्ति। पूछेगा कि सकल राज घरेलू उत्पाद पर प्रति व्यक्ति जो है वो कितना है, तो क्या बोलेंगे 50,555, 50,555। ये हो गया वर्तमान मूल्य पर। और स्थिर मूल्य पर पूछेगा तब क्या बोलेंगे 34,314, 34,314 रुपया, 34,314 रुपया। और वर्तमान मूल्य पे 50,555, 50,555, और स्थिर मूल्य पे 34,314, 34,314। चलिए, अब चलाइए प्रति व्यक्ति एनएसडीपी, मतलब ये जो आपको दिखा है ना निवल राज घरेलू, इस पर ये था सकल राज घरेलू पर प्रति व्यक्ति है, और ये है प्रति व्यक्ति निवल राज घरेलू उत्पाद पर। ये जो था कितना था स्थिर वर्तमान मूल्य पर 46,292, 46,292, कितना था 46,292। देखिए, ये सारे डाटा का कोई ट्रिक नहीं होता है, बस जितना बार आप बोल लीजिएगा तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। कम से कम इतना तो डाटा याद रहेगा ना ऑप्शन में कि ये कुछ हुआ करता था, 46,292 कुछ हुआ करता था, इतना तो याद रहेगा ना। 50,555 कुछ हुआ करता था, ये याद रहेगा ना कम से कम। 34,314 रुपया कुछ हुआ करता था, इतना तो याद रहेगा ना कम से कम। कुछ था, कुछ तो था, है कि नहीं।
चलिए इतना तो कम से कम रहेगा ना। चलिए, और ऐसा नहीं है कि एकदम में नील हो जाइएगा, ऐसा नहीं है, वो भी याद रहेगा। तो याद रखिएगा स्थिर वाला पर देखिए हमेशा कम रहता है, ये याद रखिएगा। स्थिर वाला पे हमेशा क्या होता है, कम होता है, क्योंकि जब आपको देगा ना वर्तमान मूल्य पे तो ये भी डाटा देगा, ये भी डाटा देगा। तो याद रखिएगा वर्तमान मूल्य वाला देखिए दोनों में क्या है, अधिक है, और स्थिर मूल्य पे दोनों में क्या है, कम है। इस लॉजिक को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दोनों आपको देगा तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि 50,555 होगा कि 34,314 होगा। तो याद रखिएगा कि वर्तमान वाला जो होगा वो अधिक होगा और स्थिर वाला जो होगा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए तो आप देखिए प्रति व्यक्ति एनएसडीपी पर 46,292 और स्थिर मूल्य पर कितना होगा, 31,017 रुपया, 31,017 रुपया। क्लियर है ना साहब। तो एक बार इसको फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। चलिए, तो जो सकल राज घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर क्या होगा, 618.63 हजार करोड़। स्थिर मूल्य पर क्या होगा, 419.88 हजार करोड़। और उसके बाद निवल राज घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य पर 566.47 हजार करोड़ और स्थिर मूल्य पर क्या होगा, 379.55 हजार करोड़। चलिए, उसके बाद प्रति व्यक्ति बोलिए जीएसडीपी में वर्तमान मूल्य 50,555 और स्थिर मूल्य पर क्या हो जाएगा, 34,314 रुपया, 34,314 रुपया। उसके बाद चलाइए प्रति व्यक्ति एनएसडीपी, इस पर क्या 46,292, 46,292, 46,292, 46,292 और स्थिर मूल्य पर क्या होगा, 31,017, क्या होगा, 31,017 रुपया। कितना होगा, 31,017 रुपया। किस मूल्य पे, स्थिर मूल्य पर। क्लियर है ना। चलिए चलिए अब देखिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों में जो वृद्धि हुई है, अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि पूरा जो अर्थव्यवस्था होता है वो 3 क्षेत्रों में बटा होता है। एक क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र, एक होता है तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी, और द्वितीय क्षेत्र को बोलते हैं सेकेंडरी, और तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं टर्शियरी क्षेत्र। ठीक है, तो कई बार ना आपको प्राथमिक द्वितीय नहीं देगा, लिख देगा ऐसे करके टर्शियरी, समझ रहे हैं, हिंदी में लिख देगा टर्शियरी, आए समझ में, हाँ हिंदी में लिख देगा टर्शियरी क्षेत्र, आए समझ में। इस तरह सेकेंडरी क्षेत्र ऐसे करके लिख देगा हिंदी में। तो इस बात को भी याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, और जो द्वितीय क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर, और जो तीसरा क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। ठीक है ना। चलिए अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कौन आएगा, याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र में जो खेत से जुड़ा हुआ, पशुपालन से जुड़ा हुआ होगा वो सब किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। खेत से जुड़ा हुआ, पशुपालन से जुड़ा हुआ जो भी काम होगा वो सारा आएगा किस में, प्राथमिक क्षेत्र में। और जो खेत का जो वस्तु है, वो खेत से जो उत्पाद हुआ उसको लेकर के कारखाना फैक्ट्री में बनाने जाएंगे, तब वो हो जाएगा उद्योग, और उद्योग जाएगा किस क्षेत्र में, याद रखिएगा द्वितीयक में। किस में, द्वितीयक में। विनिर्माण शब्द डाल देगा, विनिर्माण क्षेत्र किस में आता है, विनिर्माण मतलब किसी नया वस्तु को बनाना। नया वस्तु कब बनाएंगे, नया वस्तु कब बनाएंगे, द्वितीय क्षेत्र में। जब प्राथमिक क्षेत्र से, प्राथमिक क्षेत्र का जो उत्पाद है उसका प्रयोग करेंगे जब, तब वो आएगा किस में, द्वितीयक में, क्योंकि उसी से विनिर्माण होगा। जैसे कि गन्ना, गन्ना आएगा किस में, गन्ना आ जाएगा आपको प्राथमिक में, गन्ना आ जाएगा प्राथमिक में। और इसका प्रयोग कर करके चीनी का प्रयोग करेंगे, चीनी बनाएंगे, तब चलाएगा किस में, क्योंकि उद्योग में चला जाएगा वो, तो फिर चलाएगा वो द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र में जो आता है वो आता है सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, जैसे कि आपका टीचर, शिक्षक, वकील, ये सारे जो काम करता है, सीधा समझिए कि जो स्मार्ट वाला काम होता होगा ना वो सब किस में, सेवा में। जैसे कोई बैंक में काम कर रहा है तो सेवा क्षेत्र, कोई टीचर पढ़ा रहा है सेवा क्षेत्र, वकील कोई आपका वकालत कर रहा है तो आपका सेवा कर रहा है, समझ रहे, हाँ वो सब सेवा क्षेत्र हो गया। ठीक है ना, तो आया समझ में। तो तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा, सेवा क्षेत्र। कौन सा, सेवा। क्लियर है ना। और इसमें कौन आएगा, विनिर्माण, विनिर्माण। और इसमें क्या आएगा, कृषि आएगा, क्या आएगा, कृषि आएगा। क्लियर है ना। अब ये बोल रहा है कि देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ, द्वितीय क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ, और तृतीय क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में जो वृद्धि हुआ था वो वृद्धि हुआ था 19.2,
नहीं, वृद्धि नहीं है, हिस्सा है, सॉरी, हिस्सा है ये प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है कि जो 2020-21 में जो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा था वो कितना था, तो याद रखिएगा 19.2। द्वितीयक क्षेत्र में कितना, द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 19.5, यहाँ पर देखिए 19.2 और यहाँ है 19.5, ठीक है। एग्जैक्टली फिगर याद रखिएगा पॉइंट में, इसको एकदम ये भी आई है, ये तीनों भी आई है, ये डाटा भी आई है साहब। तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 19.2, द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 19.5 और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 61.2, तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 61.2। इसका मतलब है कि बिहार में जो अर्थव्यवस्था है उसमें तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्या है, सर्वाधिक है। तो कई बार पूछा जाएगा कि बिहार के अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक किस क्षेत्र का योगदान है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, तृतीयक क्षेत्र। क्या बोलेंगे, तृतीयक क्षेत्र, क्योंकि इनडायरेक्टली भी सवाल यहाँ से आपसे क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। सबसे कम पूछेगा कि बिहार में किस क्षेत्र का योगदान कम है, तो क्या बोलेंगे, प्राथमिक क्षेत्र का। आए समझ में बात है। चलिए, बिल्कुल है, चलिए वो हम बता देंगे, हाँ वो हम बता देंगे, क्या क्या चीज़ें हैं वो बता देंगे, समझ रहे। अभी तरी इस पर हमको फोकस करने दीजिए। चलिए तो प्राथमिक क्षेत्र में कितना, प्राथमिक क्षेत्र में 19.2, प्राथमिक क्षेत्र में 19.2, द्वितीय क्षेत्र में कितना 19.5 और तृतीय क्षेत्र में कितना 61.2 तृतीयक में, ठीक है ना, 61.2। चलिए अब देखिएगा कि ये डाटा, इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए वर्ष 2016-17 से 2020-21 में विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि दर, ये तो हो गया 2020-21 में जो योगदान रहा, 2020-21 में जो योगदान रहा, ठीक है ना साहब, वो चीज़ें हैं। और ये जो है वर्ष 2016-17 से 2020-21 में जो वृद्धि हुई, प्राथमिक क्षेत्र में कितना बढ़ा, द्वितीय क्षेत्र में कितना बढ़ा और तृतीय क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ, उसका ये डाटा है। तो पूछेगा कि योगदान कितना है प्राथमिक क्षेत्र का, तो ये डाटा बोलना है, और वृद्धि शब्द जोड़ दे तब आपको डाटा ये वाला बोलना है। आ रहा समझ बात है। चलिए अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र में जो वृद्धि दर्ज हुई, मतलब 2016-17 में जितना प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था, उससे क्या हुआ 2020-21 में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% क्या हो गया, वृद्धि हो गया, बढ़ गया। मतलब जितना 2016-17 में था उससे क्या हो गया, ये बढ़ गया। तो याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि कितना हो गया, 2.3%, 2.3%। क्लियर है ना। तो याद रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 19.2 और वृद्धि जो है 2.3, वृद्धि है 2.3। क्लियर है ना। चलिए देखिए गप नहीं करिएगा कोई, क्योंकि डाटा है, एक दो बार अगर उल्टा बोल दिए दिमाग में वही घुस जाएगा। गप नहीं करिएगा, बता दे रहे हैं। चलिए अब चलाइए द्वितीयक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में जो वृद्धि है कितना दर्ज किया गया, 4.8, कितना 4.8 द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है ना। और तृतीय क्षेत्र में कितना 8.5। तो प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि 2.3, द्वितीय क्षेत्र में 4.8 और तृतीय क्षेत्र में 8.5। क्लियर है ना। चलिए तो इस हिसाब से एक बार फिर से हमको बताइएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में योगदान 19.2, द्वितीय क्षेत्र में 19.5, तृतीय क्षेत्र 61.2। वृद्धि पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र में 2.3, कितना 2.3, द्वितीय क्षेत्र में पूछेगा 4.8, तृतीय क्षेत्र में पूछेगा 8.5, कितना 8.5। क्लियर है ना। चलिए अब चलाइए नीचे में डाटा है कि वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में प्रथम स्थान पर कौन रहा, पटना रहा। प्रथम स्थान पर कौन रहा, याद रखिएगा। स्वाभाविक बात है कि पटना राजधानी है और वहाँ का जीवन स्तर ऊंचा है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति जो है जीएसडीपी में वो पहला स्थान पर कौन रहा है, पटना रहा है। और कितने लाख के साथ रहा है, तो 1.31 लाख, 1.31 लाख के साथ क्या रहा, ये प्रथम स्थान पर पटना रहा। इस बात को याद रखिएगा। और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम जो रहा कौन रहा, शिवहर रहा, और कितना 19,000। और एक तरह से अगर हम जोड़े तो लगभग 7 गुना अधिक पटना है। सबसे कम वाला से जो पटना है सबसे अधिक वाला, उसमें टोटली लगभग जोड़िए तो 7 गुना वो अधिक है पटना वाला। ऐसा समझ बात है। तो पटना 1.31 लाख, 1.31
3 1 लाख, इसका मतलब 1,31,000, 1,31,000। और शिवहर जो है वो कितना है 19,000, और इससे कितना गुना, लगभग 7 गुना अधिक है। क्लियर है ना। चलिए साहब, चलिए उस डाटा को तो हम हटा दिए, क्योंकि मेरा प्रयास है कि टाइम 2 मिनट अधिक लग जाए, लेकिन डाटा यहीं पर आप याद कर लीजिए, समझ रहे हैं, डाटा यहीं याद कर लीजिए। बताइए, प्राथमिक क्षेत्र में योगदान 19.2, द्वितीयक में 19.5, तृतीयक में 61.2, प्राथमिक में वृद्धि 2.3, द्वितीयक में वृद्धि 4.8 और तृतीयक में वृद्धि 8.5। चलिए क्लियर है ना। चलिए अब चलाइए प्रति व्यक्ति आय में, किसमें, प्रति व्यक्ति आय में। देखिए प्रति व्यक्ति आय, स्वाभाविक बात है कि कभी भी प्रति व्यक्ति आय पूछे तो याद रखिए पटने पहले स्थान पर रहेगा। शहरीकरण में पूछे तो याद रखिए पटने पहले स्थान पर रहेगा। कारण है कि जो जो हम लोग विकास करेंगे तो पटना भी क्या करते जाएगा, विकास करते जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि पूरा जो है सो परमानेंट है, ऐसा नहीं है, हो सकता है, लेकिन अनुमान लगता है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि हर साल इसी तरह का डाटा आ रहा है। चलिए, तो प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक जो है कौन है, पटना है। प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक यानी प्रथम स्थान पर कौन है, पटना है। और द्वितीय स्थान पर कौन है, अपना वाला बेगूसराय है। देख रहे हैं ना, बेगूसराय। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय में पहला पे पटना, दूसरा पे बेगूसराय। इसलिए अधिक है क्योंकि बेगूसराय जो है ना, यह औद्योगिक राजधानी है बिहार का एक तरह से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छोटा छोटा उद्योग जो है ना काफ़ी अधिक था, पहले भी था, अब तो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण यहाँ पर लोगों का प्रति व्यक्ति आय होता है बिहार के अन्य जिला की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक होता है। तो पटना राजधानी है तो वहाँ तो होगा ही, और इसके साथ साथ दूसरे स्थान पर बेगूसराय को ध्यान में रखना। चलिए अब देखते हैं प्रति व्यक्ति आय कम में। प्रति व्यक्ति आय कम में सबसे पहले आपको बोले, क्या बोले, शिवहर 19,000 के साथ। ठीक है ना, पटना 1,31,000 के साथ पहले स्थान पे। और उसके बाद कौन है, अररिया। कौन है, अररिया। आपको पता है कि किशनगंज का क्षेत्र, अररिया का क्षेत्र थोड़ा सा बैक एरिया है, जिसके कारण वहाँ के लोगों का प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम है। तो यहाँ पर पहला पे सबसे कम में आता है शिवहर, और दूसरे स्थान पर सबसे कम में अररिया। क्लियर है ना। चलिए, सर्वाधिक पेट्रोल खपत, सर्वाधिक पेट्रोल खपत तो पटना। पेट्रोल कहाँ बेसी, पटना में। पौसे पेट्रोल, पौसे पटना। ठीक है ना, पौसे पेट्रोल, पौसे पटना। चलिए, और दूसरे स्थान पर कौन सा, मुजफ्फरपुर। दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर। क्लियर है ना। सबसे कम पेट्रोल खपत कहाँ होता है, बांका में, क्योंकि उसके पास टाका है नहीं तो पेट्रोल लेगा कैसे। बांका के पास टाका ही नहीं है, आए समझे, पेट्रोल कैसे भराएगा, आए समझे बात। चलिए, तो याद रखिएगा कि सबसे कम पेट्रोल खपत में कौन, बांका, और दूसरे स्थान पर कौन, शिवहर। देख लीजिए, प्रति व्यक्ति देखना आइए नहीं है, क्या करेगा, पेट्रोल कहाँ से भराएगा। देख लीजिए, बांका के पास टाका नहीं है तो पेट्रोल कम, और शिवहर के पास आ ही नहीं है तो पेट्रोल कम। ऐसा नहीं बात है। चलिए, डीजल सर्वाधिक खपत कहाँ होता है, शेखपुरा में। कहाँ होता है, शेखपुरा में। और दूसरे स्थान पर कौन है, पटना। दूसरे स्थान पे पटना। क्लियर है ना। चलिए, उसके बाद चलाइए सर्वाधिक रसोई गैस। सर्वाधिक रसोई गैस का जो खपत होता है पटना में। तो पटना आप देख लीजिए सर्वाधिक आय में, पौसे पेट्रोल में, और रसोई गैस में। ऐसा समझ में, 3 चीज में पहला स्थान पे, जबकि डीजल में आ गया ये। तो याद रखिएगा कि डीजल, पेट्रोल, सॉरी ये रसोई गैस और पेट्रोल और आय, 3 में पटना पहले स्थान पे है। तो रसोई गैस के खपत में पटना जो है ये पहले स्थान पे है, और दूसरे स्थान पर जो है बेगूसराय है। तो प्रति व्यक्ति आय और रसोई गैस दोनों का डाटा देखिए सेम है। क्योंकि आय इसको अधिक है पटना को और बेगूसराय को, तो गैस पर चूल्हा बनाता है यहाँ का महिला सब, समझ रहे हैं। यहाँ का महिला कहते लकड़ी पर नहीं बनाएंगे, कमाते हैं इतना, लकड़ी पर बनाएंगे। आया समझे, पटना और बेगूसराय, ऐसा नहीं बात है। चलिए, सबसे कम रसोई गैस का खपत कहाँ, अररिया में, क्योंकि आप देख लीजिए प्रति व्यक्ति आय यहाँ के कम है, और दूसरे पर कौन है, किशनगंज। क्लियर है ना,
किशनगंज। क्लियर है ना। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि मेरा प्रयास ये है कि आप जो कल याद करिएगा उससे बेहतर है कि 10-20 मिनट यहाँ ही एक्स्ट्रा दे करके आप याद कर लीजिए। और क्योंकि मेरा ये नहीं मतलब है कि 2 घंटा का मेरा वीडियो बन जाएगा तो यूट्यूब पर मेरा नहीं देखेगा। बस मेरा प्रयास है कि मेरा बच्चा करके चले आए, बस मेरा बात खत्म है, सीधी बात है। खाली यूट्यूब पर ऐसे डाल देते हैं कि कंटिन्यू वीडियो रहेगा तो लोग को लगेगा कि चैनल जिंदा है कि नहीं? आए समझ में? चलिए, तो प्रति व्यक्ति आय में पहला पटना और दूसरा बेगूसराय, सही बात है। उसके बाद सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शिवहर और दूसरा में अररिया। सबसे अधिक पेट्रोल खपत और दूसरा में मुजफ्फरपुर। और सबसे कम पेट्रोल खपत बांका में, टाका नहीं। हाँ, उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन? शिवहर। आ ही नहीं है वहाँ पे। चलिए आ ही नहीं है तो क्या करेगा? चलिए उसके बाद डीजल में शेखपुरा। कौन? डीजल में शेखपुरा। और दूसरे स्थान पे पटना। और उसके बाद सर्वाधिक रसोई में और दूसरे स्थान पर बेगूसराय। और सबसे कम गैस खपत में अररिया, दूसरे स्थान पर किशनगंज। क्लियर है ना। चलिए अब देखिएगा थोड़ा सा नीचे एक डाटा है, इस डाटा को भी ध्यान में रखिएगा और VVI डाटा है ये। चलिए सितंबर 2020 से सितंबर 2021, क्योंकि ये 2020 और 21 का ये आर्थिक सर्वेक्षण है, तो ये सितंबर 2020 से लेकर के सितंबर 2021 तक बिहार में मुद्रास्फीति जो रहा है ग्रामीण क्षेत्र में। देखिए अलग अलग क्षेत्र है, मुद्रास्फीति ग्रामीण क्षेत्र में पूछेगा तब बोलिएगा 2.8, 2.8, 2.8। शहरी क्षेत्र में पूछेगा तो 4.9। नहीं, ये एरो है 4.9। क्या है? 4.9। और समग्र मतलब दोनों मिलाकर के अगर पूछे तब क्या बोलेंगे? 3.1। ये बड़ा VVI डाटा है, याद रखिएगा। सीधा भी आपको पूछ देगा कि बताइए कि बिहार में मुद्रास्फीति दर कितना रहा है, तो क्या बोलेंगे? 3.1। ओवरऑल पूछेगा 3.1, ओवरऑल पूछेगा 3.1। शहर का पूछेगा 4.9, ग्रामीण का पूछेगा 2.8, ग्रामीण का पूछेगा 2.8, शहर का पूछेगा 4.9 और समग्र रूप से पूछेगा तो 3.1। कितना? 3.1। क्लियर है ना। चलिए साहब चलिए देखिए वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार कुल व्यय कितना खर्च कर रहा है? 1,65,696। 1,65,696 करोड़। ठीक है ना, करोड़ में बोलना है कि 1,65,696 करोड़। ठीक है, इतना ये 2020-21 में राज्य सरकार का क्या था? कुल व्यय था। कुल ये खर्चा किया था, याद रखिएगा। ये कुल क्या? व्यय मतलब क्या हुआ? कुल इतना खर्चा किया था। बजट में हम बोलते थे कि खर्चा करेगा 2,37,691.19 करोड़। 2,37,691.19 करोड़ उतना खर्च करेगा। लेकिन 2020-21 में जो खर्च कर दिया वो कितना कर दिया? 1,65,696 करोड़ का। जो पिछले वर्ष जो था 2019-20 उससे बढ़ोतरी हो गया, बढ़ गया। जो जितना खर्चा किया था 2019-20 में उससे बढ़ गया। तो बढ़ा कितना परसेंट बढ़ा? तो याद रखिएगा 13.4%। कितना? 13.4%। चलिए ये बात तो बोल दिए। अब एक बार मेरा प्रयास है कि फिर से वो डाटा हम पूछ लेते हैं, पिछला वाला पूछ लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कितना? देखिए जो VVI डाटा उसी को हम रिकॉल करवा रहे हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र में 19.2, द्वितीय क्षेत्र में 19.5, तृतीय क्षेत्र में 61.2। चलिए ठीक बात। चलिए वृद्धि प्राथमिक क्षेत्र में 2.3, द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि 4.8, तृतीय क्षेत्र में 8.5। क्लियर है ना। चलिए उसके बाद बोलिएगा कि मुद्रास्फीति ग्रामीण में, हाँ ग्रामीण में 2.8, शहरी में 4.9 और समग्र रूप से 3.1, समग्र रूप से 3.1। क्लियर है ना। चलिए अगला अब देखिएगा कि पूंजीगत व्यय।
आपको बताए थे कि पूंजीगत व्यय क्या है, राजस्व व्यय क्या है, इसके बारे में चर्चा किए थे कि जब हम खर्चा वैसे जगह पर करेंगे जहां पर पैसा खर्चा किए और तुरंत रुपया आना शुरू हो जाए तब उसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय। खर्चा वहां पे जहां खर्चा किए तुरंत पैसा आना शुरू हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पूंजीगत व्यय। आप अंडा का दुकान खोल लिए, शाम में रुपया, सुबह में रुपया लगाए, शाम में रुपया आना शुरू हो गया तो पूंजीगत व्यय। आए समझ बात में। और किसी नौतिहारी अगर आया और उसको अगर आप 500 रुपया दे दिए गोर लगाए में, कोई व्यक्ति को, कोई रिश्तेदार आया, तो आपका जब बाल बुत रुक जाएगा तब न मिलेगा, तो बाद में कब मिलेगा नहीं मिलेगा कोई ठिकाना है। तो यू जो हो जाएगा वो जो हो जाएगा राजस्व व्यय। मतलब रुपया लगावे तुरंत आना शुरू हो जाए तो उसको पूंजीगत व्यय, और रुपया लगाए बाद में आवेगा तो क्या हो जाएगा, राजस्व व्यय है। समझ में। जैसे कि मान लीजिए कि स्कूल कॉलेज बनाने के लिए सरकार खर्चा करता है, तो आप उसमें जाके पढ़िएगा, डॉक्टर इंजीनियर बनिएगा, तब सरकार का आप टैक्स दीजिएगा, तो ये कौन में आ जाएगा, ये आ जाएगा राजस्व व्यय में। किस में आएगा, राजस्व व्यय में। और जैसे कि सरकार सड़क बनाया, अस्पताल में दवाई बट रहा है, तो सब क्या हो जाएगा, नहीं दवाई वाला तो राजस्व में आ जाएगा। जैसे कि सरकार बना दिया, क्या सड़क बना दिया, सड़क बनाया और तुरंत टोल टैक्स खड़ा करके लेना शुरू कर दिया, तो वो किस में आएगा, पूंजीगत व्यय में। ऐसा नहीं बात है। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर रुपया लगा के तुरंत वसूलना शुरू, पूंजीगत व्यय। और जहां पर रुपया लगा दे, आने कोई भरोसा भी नहीं है कब आएगा नहीं आएगा, तब क्या हो जाए, राजस्व व्यय। ऐसा नहीं बात है। तो पूंजीगत व्यय में आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर पूछेगा कि पूंजीगत व्यय, तो क्या बोलेंगे हम लोग, 26,203 करोड़, 26,203 करोड़। और जो परसेंटेज में अगर पूछा जाए वृद्धि कितना हुआ, तो 30.5% का। कितना थोड़ा सा पानी दीजिएगा। 30.5% का। चलिए उसके बाद है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय कितना हो जाएगा, 1,39,493 करोड़, 1,39,493 करोड़। और परसेंटेज में वृद्धि चलिए, तो राजस्व व्यय में 1,39,493 करोड़ और परसेंटेज वृद्धि की बात करें तो 10.7। कितना है, 10.7। तो याद रखिएगा कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि 30.5 और राजस्व व्यय में 10.7 की वृद्धि। क्लियर है ना। चलिए अगला देखिएगा, वर्ष 2020-21, वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां, मतलब ये कि राज्य सरकार का रुपया कहां से आया, राज्य सरकार को रुपया कहां से आया, उसको बोलते हैं राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां, किन किन क्षेत्रों से आया है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए कितना प्राप्ति हुआ था, कितना रुपया राज्य सरकार को आया। देखिए 1,64,903 करोड़, 1,64,903 करोड़। तो इसका मतलब देखिए खर्चा कितना किया, 1,65,696 करोड़ आया था, 1,64,903 करोड़। तो इसका मतलब घाटा हुआ कि मुनाफा हुआ, तो घाटा हुआ, तो इसी को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। क्या बोलते हैं इसको, राजकोषीय घाटा। अगर दोनों मिला दें, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय दोनों मिला करके अगर घाटा हो रहा है तो उसको बोलेंगे राजकोषीय घाटा। अगर ये राजस्व में केवल घाटा हो, राजस्व वाले क्षेत्र में, तो उसको बोलेंगे राजस्व घाटा। क्लियर है ना। चलिए अब देखिए पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां कितना था, 36,735 करोड़, 36,735 करोड़ पूंजीगत प्राप्ति। क्या है ये, पूंजीगत प्राप्ति है 36,735 करोड़, जो कितना परसेंट की वृद्धि हो गई, 25.9। कितना है, 25.9। और राजस्व प्राप्ति की बात करेंगे तो ये 1,28,168 करोड़, 1,28,168 करोड़, जो कितना परसेंट है, 3.2% की वृद्धि हुआ। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि पूंजीगत प्राप्ति में जो वृद्धि है, प्राप्ति में 25.9 और व्यय में 30.5। देखिए 30.5 व्यय में, खर्चा वाला में, पूंजी वाला में, और पूंजीगत प्राप्ति में 25.9, राजस्व व्यय में 10.7 और राजस्व प्राप्ति में 3.2। ठीक है साहब। तो याद रखना है 30.5, 25.9, 10.7, 3.2। ठीक है ना। चलिए बिहार को केंद्र सरकार के द्वारा संसाधनों का कुल अंतरण, वो जो मिला कितना,
98,128 करोड़। कितना? 98,128 करोड़। और बिहार सरकार की कुल बकाया देनदारी वर्ष 2020-21 में जो रहा वो रहा 2,27,196 करोड़। 2,27,196 करोड़। कितना है? 2,27,196 करोड़। और यहाँ पर आप देखिए जीएसडीपी का जो कितना परसेंट है? 36.7%। क्या है? 36.7% कुल बकाया देनदारी का। चलिए ये पॉइंट याद रखना है। चलिए थोड़ा सा अब देख लेते हैं हम लोग राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा। आपको बता दिए पहले राजस्व घाटा क्या है कि राजस्व वाला अगर घाटा होगा कि जहां आप ऐसे जगह पर पैसा मतलब लगाए हैं जहां पर जल्दी नहीं आवे और अगले साल से जब आना शुरू हो गया, 2-4 साल के बाद आना शुरू हो गया, तो वो जो आएगा से, और उस वर्ष में जो आप खर्चा कर दिए सो, तो दोनों का जो अंतर होगा ना वो क्या कहलाएगा? अगर अधिक आ गया, आपको जितना खर्च किया उससे अधिक आ गया तब बचत कहलाएगा, और जितना आप खर्च किया उससे कम आया तब राजस्व घाटा कहलाएगा। और पूंजीगत व्यय, पूंजीगत खर्चा और राजस्व व्यय दोनों को मिला करके अगर आप ओवरऑल निकालिएगा और फिर आपको नुकसान हो रहा है तब वो क्या कहलाएगा? राजकोषीय घाटा। क्या कहलाएगा? राजकोषीय घाटा। याद रखिएगा, जिस राज्य का, जिस देश का राजस्व घाटा अधिक होगा वो उतना डेवलप करेगा, वो उतना विकास करेगा। जितना राजस्व घाटा अधिक होगा उतना वो देश क्या करेगा? विकास करेगा, उतना वो राज्य विकास करेगा जितना घाटा अधिक होगा। इस बात को याद रखिएगा। कई बार पूछा जाएगा यदि किसी राज्य का राजस्व घाटा घट जाए तो क्या होगा, उसे क्या हो पाएगा? विकास होगा, विकास रुक जाएगा। तो हम लोग सोचते राजस्व घाटा, नुकसान हो गया तो रुक जाएगा। ऐसा बात नहीं है, घाटा हो गया तो विकास करेगा। ऐसा नहीं बात है। आप मान लीजिए कि शर्ट पैंट सब खोल खाल के घर बना लिए तो इसका मतलब क्या हुआ? आप विकास कर गए ना भाई। आप कर्ज लेकर के घर बना लिए तो आपका घर बन गया ना, झोपड़ी से क्या हो गया? महल बन गया। इसका मतलब आप क्या कर गए? विकास कर गए। लड़की वाला आएगा कहेगा घर बनल है, कर लो शादी। और झोपड़ी रहेगा, खूब शर्ट पैंट पहनने रहिएगा, आपको देखेगा कहेगा घरे नहीं है, खाली फुल पैंट झाड़ ले रहता है। तो करेगा क्या? नहीं करेगा। तो याद रखिएगा कि राजस्व घाटा अधिक हो, कर्जों लेके घर बना दिया, कहेगा लड़का होनहार है कि नहीं? घर एकदम ताजा ताजा है, तुरंत कर लेगा। याद रखिए, इसका मतलब आप विकास कर गए। आए समझ में? चलिए हाँ देखिए, देखा बहुत कुछ आता है लेकिन एक समझाने का तरीका था, समझ गए तो ठीक, बाकी टाइम नहीं है। चलिए तो राजस्व घाटा ये कितना रहा? देखिए 2019-20 का है ये 1784 करोड़। कितना रहा? 1784 करोड़। मतलब खूब बढ़िया काम नहीं हुआ, देख रहे हैं ना। और 2020-21 में 11,325 करोड़। इसका मतलब राजस्व घाटा ठीक ठाक है कि नहीं? चलिए उसके बाद राजकोषीय घाटा इसमें रहा 14,725 करोड़। और इधर आ जाइए तो 29,827 29,827 करोड़। देखिए दोनों का पेल कई बार पूछ देता है कि 19 वाला में कितना था, 20 वाला में कितना था। चलिए प्राथमिक घाटा ये कितना रहा? 37-33। कितना रहा? 37-33 करोड़। और इधर कितना रहा? 2020-21 में 17,343 करोड़। 17,343 करोड़। चलिए अब देखिए कुछ प्रमुख बिंदु है। ये तो हो गया टोटल डाटा। अब कुछ फ्लैक्चुएट डाटा है जो कृषि से अलग होगा, बिजली से अलग होगा, कि बिजली कितना उपयोग करते हैं, कृषि का क्षेत्र जो है उस पर कितना सिंचित क्षेत्र है। ये सारे सवाल पूछा जाता है आर्थिक सर्वेक्षण से। चलिए देखिए वर्ष 2016-17 से 2020-21 में कृषि में सहवर्ती क्षेत्रों में वृद्धि जो दर्ज की गई, कितना? 2.1। कृषि के क्षेत्र में जो वृद्धि दर्ज की गई, कितना दर्ज की गई? 2.8। मतलब कृषि क्षेत्र में जितना डाटा पहले प्राप्त हुआ था आंकड़ा 2016-17 में, उससे बढ़ गया 2020-21 में। बढ़ा तो कितना परसेंट बढ़ा? तो 2.1%। क्या रखेंगे? 2.1%। चलिए अगला अगला है कि
पशुधन में वृद्धि मतलब गाय भैंस बकरी बढ़ गया, गाय भैंस बकरी क्या हो गया, बढ़ गया। तो गाय भैंस बकरी बढ़ा तो कितना बढ़ा, 10%। पिछला डाटा से कितना बढ़ गया, 10%। याद रखिएगा कि पशुधन में वृद्धि, गाय भैंस बकरी भेड़ में वृद्धि तो 10%। कितना प्रतिशत, 10%। क्लियर है ना, पशुधन में वृद्धि 10%। और समग्र कृषि क्षेत्र जो था नीचे में समर्थ कितना था, 2.1, कितना था, 2.1 था। मुद्रास्फीति बताइए ग्रामीण क्षेत्र में कितना था, मुद्रास्फीति 2.8 है ना। मुद्रास्फीति दर कितना था, 2.8 ग्रामीण में। शहरी में कितना था, 4.9, कितना था, 4.9। और समग्र रूप से 3.1, कितना है, 3.1। और कृषि और सहवर्ती क्षेत्र में कितना बोलेगा परसेंटेज वृद्धि, 2.1 की वृद्धि। क्लियर है ना। चलिए अच्छा, पशुधन में कितना का, 10%। मछली में वृद्धि 7%, मत्स्य पालन में वृद्धि 7%। गाय भैंस बकरी में 10% और मछली में 7%। ठीक है ना। चलिए 2020-21 का जो सकल राज्यगत मूल्यवर्धन का जो हिस्सा रहा वो कितना रहा, 19% रहा। 2020-21 का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन का जो हिस्सा, मूल्यवर्धन का मतलब समझ रहे हैं, जो मूल्य में वृद्धि हुई वो टोटली ओवरऑल कितना रहा, 19%। चलिए उसके बाद वर्ष 2020-21 में कुल खाद्यान्न का अनुमानित जो था वो कितना था, 17.95 लाख टन। कितना था, 17.95 लाख टन। यहाँ से सवाल पूछा भी गया है एक बार, फिर हो सकता है कि दोहराते, समझ रहे हैं ना। चलिए तो याद रखिएगा कि 2020-21 में जो ये खाद्यान्न मतलब समझ रहे हैं, मतलब खाने वाला जितना वस्तु है, गेहूं चावल मक्का जो चीज़ हम लोग खाते हैं, हर गेहूं सब जो जितने चीज़ सारा है, सारे चीज़ किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, खाद्यान्न में आ जाएगा। 17 पॉइंट कितना आ जाएगा, 95, 17.95 लाख टन। याद रखिएगा 17.95 कितना टन, 17.95 कितना है, 17.95 टन टोटल खाद्यान्न। उसमें चावल में जो वृद्धि दर प्राप्त हुई है कितना बढ़ा है, 9.6%, 9.6%। याद रखिएगा चावल जो बढ़ा 9.6, चावल में क्या हुआ, 9.6, क्या बोलेंगे, चावल में हुआ 9.6। आए समझ में, चावल में क्या हुआ, 9.6। ठीक है ना। चलिए मक्का में वृद्धि कितना प्रतिशत, 5%, मक्का में 5%। तो चलिए पशुधन में वृद्धि 10%, मछली में 7% और क्या कहते हैं मूल्यवर्धन हिस्सा में 19%। टोटल खाद्यान्न कितना, 17.95 लाख टन, 17.95 लाख टन। चलिए ये हो गया। चावल में वृद्धि 9.6, चावल में वृद्धि 9.6 और मक्का में 5% की वृद्धि। क्लियर है ना। चलिए अब देखिए बिहार सरकार हर बार क्या करती है कि अपनी कृषि रोड मैप जारी करती है कि किस प्रकार से कृषि पर ध्यान देना है। तो क्योंकि जब बिहार सरकार सफल होती है ना तो बिहार सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है, कृषि कर्मण पुरस्कार। कृषि पर विशेष ध्यान देने के लिए, विशेष बल देने के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार किसी भी राज्य को दिया जाता है, ऐसा नहीं कि केवल बिहार को। तो 2012 से लेकर के अब तक यानी 2022 तक बिहार जो है टोटल 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार क्या कर चुका है, प्राप्त कर चुका है। इस बात को भी याद रखिएगा कि कृषि कर्मण पुरस्कार कितना बार, 5 बार। मक्का में वृद्धि 5%, चावल में वृद्धि 9.6, चावल में वृद्धि 9.6। मूल्यवर्धित डाटा कितना परसेंट, मूल्यवर्धन बोल रहे हैं ना, 19.5। टोटल खाद्यान्न पूछेगा तो 17.95 लाख टन। ठीक, क्लियर है ना। चलिए उसके बाद बोलिए कि पशुधन में वृद्धि 10% की, मत्स्य में वृद्धि 7% की। और याद रखिएगा कि बिहार मछली में आत्मनिर्भर हो गया है। बिहार मछली में क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। दूसरे राज्य से इसको मछली लाने की कोई आवश्यकता अब नहीं है। चलिए उसके बाद अगला है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ये आर्थिक 21-22, हाँ 21-22 के अनुसार ये जो है ना मांस उत्पादन में कितना लाख टन हुआ, 3.85 लाख टन ये मांस उत्पादन। ठीक है ना। चलिए मछली उत्पादन कितना हुआ,
6.83 लाख टन। और इसमें क्या हो गया, आत्मनिर्भर। देखिए वृद्धि था 7% का, वृद्धि पूछेगा तो बोलेंगे 7% बढ़ गया, मतलब जितना पहले होता था उससे 7% बढ़ गया। अब पूछेगा कि कितना हुआ, तब बोलेंगे 6.83 लाख टन, 6.83 लाख टन। चलिए दूध उत्पादन जो हुआ कितना हुआ, 115.01 लाख टन, 115.01 लाख टन। क्लियर है ना। चलिए अगला, अब देखिए हो सकता है कि आपको पूछ दे कि बिहार में सबसे अधिक चावल कहाँ होता है, गेहूं कहाँ होता है। तो इस तरह से तो याद रखिएगा, अगर उत्पादकता बोल दे, उत्पादकता, तो ये अलग हो जाएगा, और उत्पादन बोल देगा तो ये अलग हो जाएगा। उत्पादन का, उत्पादकता का मतलब समझ, ये परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना कम क्षेत्रफल पर अधिक उपजा रहा है, तो वो हो जाएगा उत्पादकता। क्लियर है ना। और क्षेत्रफल के हिसाब से पूछेगा तो वो उत्पादन हो जाएगा। तो चलिए दोनों डाटा हम लोग लेकर के आए हैं, दोनों डाटा को ध्यान में रखना एक बार। चलिए ये है आपका जिला, यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन और यहाँ पर है आपका उत्पादकता। ठीक है ना। चलिए तो देखिए याद रखिए कि आप ना जब भी चावल गेहूं की बात करिएगा तो यहाँ के क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में, बोलिए क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पर सोन नहर परियोजना है, आपको पता है ना। और यहाँ से सोन नदी जो परियोजना है ना, जिसके कारण यहाँ के क्षेत्रों में नहर होने के कारण पानी को जहाँ चाहिए वहाँ तक, खेतों तक पहुँचाया जाता है। और लगभग सालों भर नहर के द्वारा नदियों से पानी ले जा करके हर खेत तक पहुँचा दिया जाता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में आपको पता है कि चावल अधिक होता है। चावल इसलिए अधिक होता है क्योंकि चावल होने के लिए क्या चाहिए, आपको पानी चाहिए, और पानी ये नहर के द्वारा पहुँचा ही लेता है, तो फिर चावल यहाँ क्या जाता है, अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए रोहतास पड़ता है, क्या पड़ता है, यहाँ कैमूर, यहाँ पर रोहतास। चलिए अब देखिएगा कि रोहतास जिला है, रोहतास, इस यहाँ रोहतास में क्या होता है, सर्वाधिक चावल, रोहतास में चावल। याद रखिएगा कि चावल सबसे अधिक कहाँ होता है, रोहतास में। और दूसरे उत्पादकता में पूछेगा तो पश्चिमी चंपारण। देखिए एगो निचवत्ती में और एगो ऊपर में, देख रहे हैं, एगो ऊपर में यहाँ पर। तो उत्पादन पूछेगा तो निचवत्ती में, और उत्पादकता पूछेगा तो उपरत्ती में। आया समझ में। चलिए ठीक है ना। चलिए तो पश्चिमी चंपारण, और कितना है यहाँ पर, 4620 kg प्रति हेक्टेयर, 4620 kg प्रति हेक्टेयर। तो इतना नहीं डाटा याद रहे तो कम से कम ये याद रखना कि कहाँ पर सबसे अधिक हो रहा है। तो चावल सबसे अधिक कहाँ पे, कहाँ पे, रोहतास में, उत्पादन में। और प्रतिशतता या उत्पादकता में पूछेगा तो पश्चिमी चंपारण। चलिए उसके बाद देखिए रोहतास में फिर क्या हो गया, गेहूं आ गया पहला स्थान पे उत्पादन में। तो गेहूं चावल कहाँ दोनों पे, रोहतास में। और लेकिन अगर गेहूं पूछेगा उत्पादकता में तो अपना वाला, अपना वाला। तो बेगूसराय का डाटा देख लिए ना कि रसोई में, गैस में, खपत में दूसरे पे, दूसरा स्थान पे, आय में दूसरा स्थान पे, और गेहूं में दूसरा स्थान पे, सॉरी नहीं, उत्पादकता में पहला, उत्पादकता में पहला। चलिए उसके बाद देखिए कटिहार, कटिहार में मक्का जो है उत्पादन में सर्वाधिक, मक्का। ठीक है। और इसी का पड़ोसी है कटिहार, यहाँ उत्पादकता में अधिक। तो यहाँ अररिया, हाँ अररिया हो जाएगा। और कितना हो जाएगा ये, 9419 kg प्रति हेक्टेयर। ठीक है ना। चलिए पटना, ये दलहन में, पटना दलहन में उत्पादन में पहले स्थान पे, और उत्पादकता में पूछेगा तो जहानाबाद, 1452 kg प्रति हेक्टेयर, जहानाबाद का। चलिए उसके बाद पश्चिम चंपारण, ये किस में, ईख में। पश्चिमी चंपारण ईख के उत्पादन में पहले स्थान पर है गन्ना में, और उत्पादकता में भी यही। तो याद रखिएगा कि गन्ना, और ये VVI भी डाटा है, गन्ना का कई बार डाटा पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आपको पता ही है कि मुजफ्फरपुर किसके लिए होगा, लीची के लिए, और उत्पादकता में भी मुजफ्फरपुर ही, ऐसा नहीं बात है। चलिए ये तो हो गया फसल की बातें, मीट मुर्गा सब पढ़िए लिए, मानसून से। चलिए देखिए परिवहन क्षेत्र में वृद्धि, परिवहन क्षेत्र का मतलब समझ रहे, सड़क वगैरह जो है, ये सारे चीज़ें, और गाड़ी वगैरह में उस समय कितना वृद्धि हुआ, तो याद रखिएगा 10.7%। कितना है, 10.7%। और 10% किस में था, पशुधन में। किस में था, पशुधन में। तो याद रखिएगा कि परिवहन में 10.7, जो 2021 से
11 से, हाँ 11 से 21 तक का डाटा है। अच्छा, 2011 से 21 तक के बीच में जितना था ना, उससे वृद्धि कितना हुआ, 10.7 का। ये 11 का आधार लिया गया, ठीक है ना। चलिए, सड़क घनत्व में बिहार का जो स्थान है वो तीसरा, कौन सा, तो सड़क घनत्व में तीसरा स्थान बिहार का, सड़क घनत्व में तीसरा स्थान बिहार का। पहले स्थान पर कौन, पहला पे केरल, दूसरा पे कौन, पश्चिम बंगाल, तीसरा पे कौन, अपना वाला बिहार। आपको पता है कि जनसंख्या में भी बिहार तीसरा, जनसंख्या में बिहार तीसरा, पता है ना। तो उसी तरह से याद रखिएगा कि सड़क घनत्व में तीसरा, और कितना है, तो 3086 किलोमीटर प्रति हजार, मतलब प्रति हजार हो जाएगा, प्रति हजार मतलब अगर आप 1000 किलोमीटर लंबा चौड़ा लीजिएगा जगह, तो उसमें जो आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, 1000 प्रति क्षेत्रफल की बात, ठीक है ना। तो वो कितना हो जाएगा, 3086 किलोमीटर का। चलिए, अगला जो होगा, चलिए, प्रथम स्थान पर कौन था, केरल, कितना था, 6617 किलोमीटर, 6617, ठीक है ना। द्वितीय स्थान पर कौन, पश्चिम बंगाल, कितना, 3708। चलिए, सड़क की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि, मतलब बिहार में जितना पहले सड़क था उससे कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया, तो देख लीजिए 78.3%। ये VVI डाटा है, बहुत वृद्धि कर गया साहब, 78.3% की वृद्धि हो गई, ये तो सीधा। चलिए, उसके बाद देखिए, सड़क की लंबाई 2015 में कितना था, 2015 में सड़क की लंबाई 57,388 किलोमीटर, 57,388 किलोमीटर, कितना था, 57,388 किलोमीटर सड़क की लंबाई 2015 में। और सड़क की लंबाई देखिए 2021 में हो गया, कितना हो गया, 1,02,306 किलोमीटर, 1,02,306, 1,02,306, ये 2021 में हो गया। और 2020 में कितना था, 57,388, 2015 में, हाँ 2015 का बताइए, 87,388, और 2021 में क्या हो जाएगा, 1,02,306। चलिए, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा कि खर्च की बात है, 2015 से 21 के बीच, 2015 से 21 के बीच ग्रामीण सड़क पर खर्च कितना हो रहा है, 28,000 करोड़, कितना, 28,000 करोड़, इतना खर्च हो रहा है। चलिए, अब इंटरनेट में देख लेते हैं। इंटरनेट के प्रयोग में जो वृद्धि हुआ 234% का, कितना हो गया है, 234% का। तो रील वाला फील इसीलिए बिहार वाला सब बनाता है, रील वाला फील कैसे ले पाता है, यही वृद्धि कारण। तो 234% देखिए, 234%, नेट वाला में 234, नेट वाला में 234, ठीक है ना। चलिए, क्लियर है ना। तो 234% क्या हो गया, बढ़ गया इंटरनेट में। चलिए देखिए, 2015 में जो था ना, उपयोगकर्ता, इंटरनेट का जो प्रयोग करने वाला लोग था वो था 1.7 करोड़, 1.7 करोड़ था, जो 2021 में बढ़ करके कितना हो गया, 5.5 करोड़, कितना हो गया, 5.5 करोड़, ठीक है। तो इंटरनेट के प्रयोग में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ, 234, 234%, और 2015 में कितना इंटरनेट हो रहा था, 1.7 करोड़, और 2021 में कितना हो गया, 5.5 करोड़, कितना हुआ, 5.5 करोड़। क्लियर है ना। चलिए, अब देखिए बिजली का उपयोग कितना होता है, यहां से भी सवाल पूछा गया है कई बार। क्या हुआ, हाँ, करंट अफेयर में भी और उसमें भी, बिहार स्पेशल में भी, सही बात है। चलिए देखिए, बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2014 से 15 में 203 किलोवाट था, 203 किलोवाट आवर था, जो 2020-21 में बढ़कर 350 किलोवाट आवर हो गया। तो देखिए 2014-15 में कितना था, 203, ठीक है। अब कितना हो गया, 350, याद रखना, 350, पहले 203, अब
350। चलिए 6 वर्षों में जो कुल वृद्धि हुआ है 72.4% का, कितना हो गया 72.4% का। और यहाँ पर आप देखिए सड़क का जो वृद्धि था 78.3 और यहाँ पर है 72.4, यहाँ पर 78.3 और बिजली में 72.4% की वृद्धि है। इंटरनेट में 234% की वृद्धि। क्लियर है ना। चलिए साहब, क्या हुआ? 2 3 4 वाला याद रहेगा। चलिए अगला देखिए, इतना बार भुकवा दिए हैं ना कि अगर यहाँ पर दिमाग अगर होगा तो कम से कम सवाल को ऑप्शनों को रंगों मुंह देख करके मार दीजिएगा कि ये बात सुने थे, सब भोकरा था, इतना याद रहेगा। चलिए बिहार में सकल फसल क्षेत्र कितना है 72.97 लाख हेक्टेयर, कितना है 72.97 लाख हेक्टेयर था, तथा फसल सघनता कितना 144%। देखिए भूमि पर कितना क्या लगाते हैं 144 धारा लगाते हैं ना, भूमि पर क्या लगाते हैं 144 धारा। तो याद रखिएगा 144 क्या था फसल सघनता, तो फसल कहाँ होता है भूमि पर ही होता है ना, तो फसल सघनता याद रखना है 144%। ठीक है, क्या हुआ? हाँ 144 का आधा 72.97। हाँ ये भी लॉजिक याद रखिएगा। देखिए बस 2-3 दिन के लिए जो लॉजिक लग रहा है याद करके जाइए, वहां पर उगल दीजिए आंसर, उगल के चलाइए, कहानी खत्म है। चलिए अगला वर्ष 2019-20 में, वर्ष 2019-20 में सकल सिंचित क्षेत्र जो था, सिंचित मतलब समझते हैं जहां पर भूमि होता है, सिंचाई होता है, वो जो था कितना था 54.35 लाख हेक्टेयर। ये बड़ा VVI पॉइंट है, याद रखिएगा 54.35 लाख हेक्टेयर था 2019-20 में। ठीक है ना। चलिए बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं के लिए बिहान ऐप, आपको बताए थे ऐप में भी बिहान ऐप लॉन्च किया गया था, जिसके तहत कृषकों को क्या दिया जाता था, जानकारी दिया जाता था, है ना। चलिए अगला है कि बिहार में सर्वाधिक सिंचाई का स्रोत जो है क्या है, नलकूप है। क्या है? नलकूप, जिसको बोरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको बोरिंग बोलते हैं, नलकूप। ठीक है ना। चलिए नलकूप है और नलकूपों से कितना प्रतिशत होता है 30.6, कितना 30.6% की सिंचाई नलकूप से 30.6। चलिए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का शहरीकरण लिखा गया, शहरीकरण का प्रतिशत जो है 15.3%। देखिए साहब याद रखिएगा, अगर आपको जनगणना 2011 का डाटा पूछेगा तो उस हिसाब से शहरीकरण मारेंगे, अगर आपको आर्थिक सर्वेक्षण का पूछेगा तो आर्थिक सर्वेक्षण का मारिएगा, याद रखिएगा। जबकि आपको बताए थे कि जनगणना वाला में कि 11 पॉइंट कितना था 3, यही था ना, 11.3 था शहरीकरण, ये जनगणना 2011 के अनुसार, यही ना, यही था ना। चलिए क्योंकि 88.7% जो था ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहता था, बोले थे ना, और 11.3 जो है वो शहरी क्षेत्र में। लेकिन ये आर्थिक सर्वेक्षण पूछेगा तो याद रखिएगा कि शहरीकरण जो है वो कितना है 15.3, कितना है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। चलिए 2019-20 के अनुसार शिशु मृत्यु दर बिहार में कितना हो गया 29 मृत्यु प्रति व्यक्ति प्रति हजार है। मतलब क्या कि 1000 बच्चों का जन्म होता है तो उसमें 29 बच्चों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जबकि राष्ट्रीय स्तर जो है पूरे भारत का जो स्तर है वो है 30, कितना है 30 है कि 1000 बच्चे पूरे भारत में जन्म लेता है तो उसमें 30 बच्चों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। चलिए साहब ये था आपका बिहार का आर्थिक बजट। ठीक है साहब, सॉरी आर्थिक सर्वेक्षण, क्या था ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण था। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ जो सवाल है उसको देख लेते हैं, देखते हैं कि आप कितना देर यहाँ पर थे और क्या सीखे। चलिए साहब सवाल नंबर पहला अल्लाह ने करना है। सवाल नंबर पहला, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 कब प्रस्तुत किया गया? क्या हो जाएगा
25 फरवरी 2022, जबकि बजट अगर पूछता आपको तो बजट कब बोलते हैं। चलिए ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर दूसरा होगा कि 2020-21 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत तक बढ़ा। क्या हो जाएगा। पूछ रहा है कि बिहार का सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत बढ़ा, तो आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 2.3। चलिए अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2000 नहीं सकल घरेलू उत्पाद का बोल रहा है। चलिए आर्थिक सर्वेक्षण, वो डाटा नहीं दिया हुआ था। चलिए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई, बताइए कौन सा हो जाएगा। हाँ चलिए तृतीय क्षेत्र में आपको पता है योगदान जो था कितना था 61.2, ये योगदान था। और वृद्धि कितना हुआ था, वृद्धि 8.5। कितना हुआ था वृद्धि 8.5, भूल जाता है तुरंत में। वृद्धि कितना हुआ था 8.5, क्लियर है ना। चलिए 8.5 ठीक है। चलिए अगला है डाटा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 होता के अनुसार बिहार के शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत हो गया। क्या हो जाएगा 15.5 न होगा 3 होगा, लॉक कर दें। हाँ 15.3 क्या हो जाएगा 15.3 होगा। और पूछेगा अगर पूछेगा जनगणना के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार, तो आंसर ये करेंगे। ठीक है साहब, बोल रहे हैं हल्ला नहीं करिए, डाटा गड़बड़ा है, एक को आंसर गलत लगा तो पूछ लेंगे। चलिए किसका, अच्छा देख लेते हैं लास्ट में देख लेंगे। चलिए मेरा दिमाग आधा ये सब चूस लेता है। मछली में 7% सही बात है। आई कौन सी में था, पशुधन में। चलिए भेड़ बकरी गाय में 10। चलिए अगला बिहार में प्रति व्यक्ति आय में कौन सा जिला, पहला में पटना और दूसरा में बेगूसराय सेकेंड। चलिए उतना जोर से नहीं भोंकना है, गला फट जाएगा, नच फट जाएगा गला के, बस वो करते रहिएगा। चलिए अगला 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति आय वाले जिलों में अंतिम स्थान पे सही बात है। सबसे अंतिम में शिवहर, अंतिम से दूसरा अररिया और पहला पे पटना। क्लियर है ना। चलिए अगला बोलिएगा कि 2020-21-22 का आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति का विद्युत खपत कितना रहा, कितना होगा 300। ये वीडियो में कितना आवाज गया होगा, कोई देखेगा कोई। गजब हाल है। पहले बोलेंगे आंसर बोलने के लिए, तब बोलिएगा, बता देते हैं, बेकारे पढ़ाई होती है। चलिए पहले कितना था, कितना था पहले 203। चलिए ठीक है। चलिए अगला सवाल। चलिए 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बिहार का कौन सा बनने जा रहा है। अस्थिर सवाल पहले देखिए, सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल पूछ रहा है कि 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल, मतलब फिर हमको बोलने दीजिए, बोलने देने के लिए।
आधा का अभी बंद कर देंगे, याद करते रहेगा, हम मोबाइल दीजिएगा, यहाँ वो कर रहे हैं। ये देखिए भारत का सबसे बड़ा अस्पताल और पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, दोनों सवाल पूछ सकता है कि पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है, फिर भी आंसर वही होगा। और पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है, फिर भी आंसर वही होगा। तो आंसर क्या जाएगा, ये पीएमसीएच, पटना पीएमसीएच। क्या जाएगा, पटना पीएमसीएच, ठीक है ना। चलिए 5453 बेड का यहाँ पर बनाया जा रहा है, 53 है। चलिए अगला, बिहार में बाल हृदय योजना की शुरुआत कब की गई? लॉक कर दें, 2 अप्रैल 2021। पढ़ाए हुए हैं ना। चलिए 2 अप्रैल 2000, चलिए सही बात है, 2 अप्रैल 2021 को बाल हृदय योजना शुरू किया गया था। और आपको बताए थे कि जो जिस बच्चों के दिल में छेद हो गया है तो उसको जो है सो ये शुरू किया गया था बाल हृदय के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार और 2020-21 में बिहार राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना है? देखिए स्थिर मूल्य पर कितना, पक्का 419 यही होगा, पक्का ना, लॉक कर दें। यहाँ ये बोल रहा है किस में, स्थिर मूल्य पर, यहाँ शब्द को देखना है, स्थिर मूल्य पर, ठीक है, सही है, लॉक कर दें। लॉक कर दें, चलिए सही बात है, आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला, कभी कभी कोनो सवाल पर ऐसा जिद बांध देता है, लगता है कि हम ही तो नहीं लूज कर रहे हैं कॉन्फिडेंस, चलिए हमने कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। चलिए अगला होगा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में से किस का निवल राज घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य कितना है? बताइए, निवल राज क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये 566, पक्का, सोच लीजिए। चलिए आंसर हो जाएगा यही। चलिए आपको बताए थे 566.47 करोड़, ये बताए थे ना। चलिए यही हो जाएगा। चलिए साहब, जानबूझ के डाटा देखिए, लिखा है उस तरह से, डाटा दिए इस तरह से जानबूझ के, ताकि आपको एग्जैक्टली भी पता रहे, पॉइंट में भी पता रहे। चलिए अगला साहब, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 से किसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का कितना हिस्सा कितना होगा? पक्का, लॉक कर दें, सही बात है। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र में अगर इतना, तो द्वितीय क्षेत्र में किसमें 19.5 और तीसरा क्षेत्र में 61.2 कि 5.2, सही बात है। चलिए अगला सवाल कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वितीय क्षेत्र के कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितना? सेकेंड वाला में 4.8 है ना, सेकेंड वाला में, और प्राथमिक में 2 पॉइंट डन है में। चलिए अच्छा, अगर पूछेगा तृतीयक में है, इसमें नहीं है ना। चलिए ठीक है। अगला सवाल, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण होता, हाँ ये गड़बड़ दिया हुआ, 2021-22 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितना है? ये वाला लॉक कर दे, सही बात है, 50,555, 50,000, क्या बोले, ऑप्शन में ही पढ़े थे। चलिए ये दिक्कत है नहीं। अच्छा चलिए, तो वही बात बोल रहे हैं ना, कुछ अगर है ना, भाई मान लीजिए कि जरूरी थोड़ा है कि एकदम डाटा सटा दे दिया तो कोई बात नहीं है, अब बाय चांस नहीं दिया तो इहो सोचेंगे ना, ये वाला पढ़े थे, इहो तो सोच के मारेंगे ना। चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार की ग्रामीण मुद्रास्फीति दर
2 पक्का। अच्छा ये ग्रामीण हो गया। अच्छा तनिक हम भूले हैं, याद दिलवा दीजिए। ग्रामीण शहरी में 4.9 लॉक कर दें। अच्छा और समग्र रूप से 3.1। चलिए वाह, चलिए भोकैट दिया इतना की होगा। चलिए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार सरकार का कुल खर्चा कितना है? डी हो जाएगा। सही बात है, 1,65,696 करोड़ का। सही बात है, आंसर यही हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए अगला साहब, अगला है राजकोष आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य का सकल राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा? चलिए बोलिए, सकल राजकोषीय घाटा। बोलिए 8.4। ये मेरे लिए छोड़ दिए, हमारा तो अपने नहीं याद है। कोई नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, कोई नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। 8.4 मारे हैं। 8.4 नहीं लग रहा। अच्छा 8.4 कौन सी में पढ़े थे? कौन सी पढ़े थे, नहीं याद है? 4.8 नहीं पढ़े हैं? आपको दिखाते हैं, बताते हैं ना आप कहाँ पढ़े हैं। कौन सी पढ़े थे? द्वितीय क्षेत्र में। ये कौन सी पढ़े थे? 8.4। अच्छा 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 8.4 आपको निकाल के दें। अच्छा राजकोषीय घाटा आपको दिखा देते हैं। ये पॉइंट में नहीं बताए थे, और इसका याद रखिएगा 4.8। ठीक है ना? चलिए हमको तो लगा बताए हुए हैं। 19 नंबर। अच्छा 19 तो हो गया ना। चलिए 8.4 उसका 4.8 हो जाता। चलिए अगला आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के सकल संचित क्षेत्र कितना है? नीचो है कुछ देख करके क्या होगा? 54.35 लॉक कर दें। चलिए सही बात है, ये होगा जाए 54.35 हो जाएगा, इतना लाख हेक्टेयर। चलिए ठीक बात है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में नलकूप से सिंचित कितना सिंचाई होता है? कितना पर पक्का 30.6। चलिए अगला, अगला है कि बिहार के कितने जिले में जैविक पट्टी विकसित किया जा रहा है? क्या हो जाएगा? लॉक कर देना। चलिए 13। चलिए अगला, वर्ष 2012 से अभी तक बिहार को कुल कितनी बार 5 बार। 5 बार सही बात है, 5 बार। चलिए अगला, भारत आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे स्थान पर? क्या होगा? बिहार है कितना? 3000 कितना? हाँ बोलिए।
30-86 लॉक कर दें। 30-86। और बताइए दूसरे पहले स्थान पे कौन और दूसरे पे पश्चिम बंगाल। चलिए अगला सवाल, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में प्रति 1000 जीवित शिशु मृत्यु दर कितना है? चलिए कहानी हो गया आपका बजट आर्थिक सर्वेक्षण का समाप्त।